नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का बायोमित्रा के इस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। और मैं मनीष जानी हाजिर हूँ आज आपके सामने फिर से एक नए टॉपिक के साथ, और जिसका नाम है मानव कान, ह्यूमन ईयर या कर्ण जिसे अपन बोलते हैं, उसके बारे में डिटेल चर्चा करने वाले हैं। और मैंने जहां तक देखा है पिछले जो पेपर हुए हैं उनके अंदर लगभग लगभग आपके कान से, आंख से या मानव हृदय से, मानव रक्त से, इनसे एक एक सवाल उठाया ही जाता है। ठीक है, तो छोटी सी क्लास आज अपन रखेंगे इसको। इसमें से एक सवाल आप ये मान सकते हैं कि आपका एग्जाम में टपकेगा। ठीक है, तो ध्यान से, ईमानदारी से, पूरी लगन के साथ इस क्लास को देखना और कोशिश ये करना कि जो जो चीजें मैं बता रहा हूं उनको साथ साथ आप याद रखने की कोशिश करना है ना। 100% चीजें याद नहीं हो पाएगी, मैं मानता हूं, लेकिन आप अगर 50-60% भी चीजें क्लास में साथ साथ मेरे याद कर लेते हैं और उसके 10 मिनट बाद आप थोड़ा बहुत भी रिवीजन कर लेंगे तो वो चीजें आपके दिमाग में कहीं ना कहीं सेट रहेगी। क्योंकि एक फ्रेश चीज जब मैंने समझाई है और उसके हाथों हाथ आपने उसके पढ़ लिया तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगी। चलो बिना किसी टाइम वेस्ट के अपन स्टार्ट करते हैं मानव कान के बारे में। और मानव कान की शुरुआत मैं करना चाहता हूं इसकी फंक्शनिंग को लेकर के, यानी कि कान की शुरुआत अपन, कान के क्या कार्य होते हैं, कान हमारे शरीर में क्या काम करता है, इसको लेकर के अपन शुरू करेंगे। तो सबसे पहले जो टॉपिक हमारा रहेगा कि मानव कान की कार्य क्या है, फंक्शन क्या है। अब मुझे नहीं लगता ऐसा कोई विद्यार्थी होगा जिसको नहीं पता कि कान का काम क्या होता है। ऑब्वियसली बात है, सुनना। आंख का काम देखना, तो कान का काम सुनना। ये चीज तो सबको पता है, यानी कि इस चीज को अपन लिख लेते हैं कि एक तो जो है वो सुनने की प्रक्रिया से संबंधित, सुनने की प्रक्रिया मध्यित करना, परफॉर्म करना, प्रक्रिया मध्यित करना। अच्छा, ये तो सर हमें पता था। और भी काम होते हैं क्या कान के? नहीं, एक सुनना ही तो होता है, बाकी क्या होता है? नहीं, एक काम कान का और है। और वो काम क्या है? वो काम है शरीर का संतुलन बनाए रखना, बॉडी को बैलेंस करने का काम भी आपका कान करता है। तो केवल आप इस चीज तक सीमित ना रहिए कि कान केवल सुनने से संबंधित है। हाँ, उसका मुख्य जो काम है वो सुनना है, लेकिन इसके अलावा कान जो है वो शरीर संतुलन बनाए रखने में भी आवश्यक होता है। तो इसकी दूसरा जो फंक्शन है, शरीर संतुलन, बॉडी का बैलेंस, शरीर संतुलन बनाए रखना। ठीक है, ये दो मुख्य काम हैं कान के। ठीक, अब हम कान को तीन भागों में डिवाइड करेंगे। मतलब जो जैसे कि ब्रेन है, तो ब्रेन को भी हमने तीन भागों में डिवाइड किया, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। ठीक उसी प्रकार हम कान को भी तीन भागों में डिवाइड करेंगे। वो भाग कौन कौन से होंगे? हम क्या करेंगे, जो कर्ण है इसको तीन अलग अलग भागों में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले है बाह्य कर्ण, सबसे पहले है बाह्य कर्ण, इंग्लिश वाले बच्चों के लिए एक्सटर्नल ईयर। उसके बाद सेकंड जो है वो हो जाएगा आपका मध्य कर्ण, यानी कि मिडल ईयर। और थर्ड जो हो जाएगा वो इसमें हो जाएगा आंतरिक कर्ण, आंतरिक कर्ण यानी कि इंटरनल ईयर। बताओ इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? ऑब्वियसली नहीं होगा कि बाह्यकरण, मध्यकरण और आंतरिकरण तीन प्रकार से तीन भागों में हमने कान को बांट दिया। अब इन तीनों का अलग अलग जो काम है उसको भी अपन देख लेते हैं। कान का एक जो काम है, कॉमन फंक्शन है, वो हमने देख लिया कि ये सुनने की प्रक्रिया मध्यस्थ है। ये तो एक जनरल कैरेक्टर है। इन तीनों का अपना एक अलग अलग स्पेसिफिक फंक्शन है, वो हम देख लेते हैं। जैसे कि मैं बात करूं बाह्यकरण की, तो इसका जो काम होगा ये क्या होगा, ध्वनि तरंगों का, ध्वनि तरंगों का, ध्वनि तरंग मतलब जो भी आपके आसपास जो सुनने संबंधित है वो ध्वनि तरंग है। तो ध्वनि तरंगों का संग्रहण यानी कि कलेक्शन करना, कलेक्ट करना, संग्रहण एवं संचरण करना, संचरण यानी कि उसको आगे की तरफ भेजना, ये बाह्यकरण का काम हो जाएगा। ध्वनि तरंगों को संग्रहित करना और आगे की तरफ संचरित करना। अब आप कहेंगे सर मध्यकरण, मध्यकरण क्या काम करता है? तो मध्यकरण जो इन्हीं ध्वनि तरंगों को कंपन के रूप में आगे प्रसारित करता है, इन्हीं ध्वनि तरंगों कंपन के रूप में, किसके रूप में? कंपन के रूप में।
आगे प्रसारित करता है। ठीक है, ध्वनि तरंगों को कंपन के रूप में उसको और आगे प्रसारित करेगा। और जो आंतरिकरण है वास्तविक श्रवण क्रिया से संबंधित होता है। वास्तविक श्रवण, श्रवण का मतलब होता है हियरिंग, श्रवण क्रिया से संबंधित। अब ये जो आंतरिकरण होता है इसको अपन कहते हैं गहन। गहन का मतलब है ये एक सुरंगनुमा संरचना है। क्या है? एक सुरंगनुमा संरचना। ठीक है, ये क्या है? एक सुरंगनुमा संरचना है। और आंतरिकरण जो होता है ये अस्थिर और झिल्लीमय होता है। ये इसके अंदर अलग से आप पॉइंट नोट डाउन कर लेना, ये कैसा होता है? अस्थिर व झिल्लीमय। यानी कि तीनों के फंक्शन तो मैंने आपको बता ही दिए, उसके साथ साथ आंतरिकरण के बारे में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट जो मैंने बताए। आंतरिकरण को गहन यानी कि लैब्रियंथ अपन कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में गहन। ये एक सुरंगनुमा संरचना होती है आंतरिकरण। और आंतरिकरण जो है ये एक अस्थिर और झिल्लीमय संरचना है। ठीक है, इतनी बातें आप नोट करो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। अब अपन एक एक करके पढ़ेंगे। पहले बाह्यकरण को पढ़ेंगे, फिर मध्यकरण, फिर आंतरिकरण। ठीक है, क्या प्रोसेस रहने वाला आगे का आप समझ गए। एक एक करके इन तीनों को पढ़ेंगे। ये भी ज्यादा लंबा टॉपिक नहीं, बस छोटा सा टॉपिक है। अगर आप इसके नोट्स बनाना चाहो तो एक पेज में नोट्स आ जाएंगे। ठीक है, एकदम शॉर्ट नोट, शॉर्ट तरीके से मैं आपको करवा रहा हूं। अपन पढ़ रहे हैं बाह्यकरण। अब ये जो बाह्यकरण है इसका काम मैं पहले ही आपको समझा चुका हूं कि ये ध्वनि तरंगों के संग्रहण और संचरण से संबंधित भाग है। अब इस बाह्यकरण को अपन फिर से दो भागों में डिवाइड करेंगे, और वो दो भाग कौन से हो जाएंगे? एक तो होता है कर्ण पल्लव। कर्ण पल्लव जिसको इंग्लिश में कहते हैं ईयर पिन्ना। कर्ण पल्लव जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? ईयर पिन्ना कहते हैं। और दूसरा जो भाग हो जाएगा वो हो जाएगा ऑडिटरी मीटर्स। ऑडिटरी मीटर्स। ये बाह्यकरण की दो भाग है। फिर से हमने जो बाह्यकरण है उसको दो भागों में डिवाइड कर दिया। एक कर्ण पल्लव यानी कि ईयर पिन्ना, और एक आपका ऑडिटरी मीटर्स। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जो हमने काम इसका बताया कि ध्वनि तरंगों का संग्रहण एवं संचरण, तो यहाँ पे जो संग्रहण का काम करेगा वो कर्ण पल्लव, और संचरण का काम करेगा वो ऑडिटरी मीटर्स। ये एक प्रकार की नालनुमा संरचना होती है ऑडिटरी मीटर्स। तो काम इसका हो जाएगा ध्वनि तरंगों का संग्रहण, इसका जो काम हो जाएगा ये हो जाएगा ध्वनि तरंगों का संचरण। ध्वनि तरंगों का संचरण, ध्वनि तरंगों का संचरण। ठीक है, अब देखो कर्ण पल्लव के बारे में खास बात यह है कि ये प्रत्यास्थ उपास्थि से निर्मित होता है। प्रत्यास्थ उपास्थि, प्रत्यास्थ उपास्थि से निर्मित होता है। ठीक है, ये दोनों बातें इनके बारे में याद रखनी। अब इनके अंदर अगर मैं बात करूं ऑडिटरी मीटर्स, तो इसमें सीरोमिनस ग्लैंड पाई जाती। कौन सी? सीरोमिनस ग्रंथि पाई जाती है, जो श्वेत ग्रंथि का रूपांतरण होती है। श्वेत ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि का रूपांतरण होती है। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। कर्ण पल्लव ध्वनि तरंगों का संग्रहण और ये ध्वनि तरंगों का संचरण। ईयर पिन्ना जो होता है ये प्रत्यास्थ उपास्थि कार्टिलेज, प्रत्यास्थ उपास्थि इलास्टिक कार्टिलेज से बना होता है। इलास्टिक का मतलब जिस शेप में है वो वापस उसी शेप में आ जाएगा। तो आप कान को ऐसे करके देखिए, वो वापस उसी शेप में आता है कि वापस ऐसे ही लेता है? नहीं लेता, ऑब्वियसली बात है। तो ये जो रीजन है वो प्रत्यास्थ उपास्थि से बना होता है।
ऑडिटरी मीटर्स में क्या होता है, इसमें एक सीरोमिनस नाम की ग्रंथि पाई जाती है और ये ग्रंथि श्वेत ग्रंथि का रूपांतरण होती है। ठीक है, अब एक पॉइंट दोनों का जनरल पॉइंट है वो लिख लेना, ये तो दोनों के अलग अलग पॉइंट है। एक जनरल पॉइंट इन दोनों का कि कर्ण पल्लव व ऑडिटरी मीटर्स में महीन बाल पाए जाते हैं, जो कर्ण मोम समझते हैं इसको, आप इंग्लिश में ज्यादा समझ पाएंगे, ईयर वैक्स। कर्ण मोम के साथ मिलकर सुरक्षात्मक भूमिका निभाते हैं, ठीक है। ये आपका बाह्य कर्ण बहुत सिंपल सी है, अगर आप इसको समझना चाहे तो 1 मिनट में समझ सकते हैं। क्या है इसमें, कुछ भी नहीं है। बाह्य कर्ण काम हमको पहले से पता है कि ध्वनि तरंगों का संग्रहण एवं संचरण। अब हमने इसको 2 भागों में बांट दिया कि एक तो इसके अंदर हो जाता है ईयर पिन्ना यानी कि कर्ण पल्लव, और दूसरा हो जाता है ऑडिटरी मीटर्स। अब इनका अलग अलग काम क्या होगा, तो ये ध्वनि तरंगों का संग्रहण कर लेगा, ये उसका संचलन कर लेगा, ठीक है। और अगर मैं बात करूं तो इसमें एक पॉइंट याद रख लेना कि जो कर्ण पल्लव होता है वो प्रत्यास्थ उपास्थि से निर्मित होता है, और जो आपकी ऑडिटरी मीटर्स है उसमें ये पॉइंट याद रख लेना कि इसमें सीरोमिनस ग्रंथि पाई जाती है, जो कि आपकी श्वेत ग्रंथि का रूपांतरण है। फिर एक कॉमन पॉइंट जो दोनों के अंदर है वो आपको याद रखना है कि जो कर्ण पल्लव है और जो आपका ऑडिटरी मीटर्स है, इन दोनों के अंदर महीन बाल नुमा संरचना पाई जाती है, और ये जो बाल हैं ये ईयर वैक्स के साथ मिलकर के सुरक्षात्मक भूमिका निभाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, सुरक्षा मतलब कान के अंदर कुछ भी कचरा जा रहा है, धूल जा रही है, तो उसको वहां यहीं पे रोक के उस ईयर वैक्स उसको चिपका के रख देता है, ताकि अपन फिर उसको खकोल के बाहर निकाल देते हैं। तो ये प्रोटेक्शन का काम करता है, ताकि वो अंदर न पहुंच पाए, अंदर की चीजों को डैमेज नहीं कर पाए। ये है आपका बाह्यकरण। बाह्यकरण में इतनी सी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। बताओ क्लियर है? अगर इतनी क्लियर है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं मध्यकरण की तरफ। बेटा उसको अपन बात कर रहे हैं मध्यकरण की। मध्यकरण, सबसे पहले मध्यकरण का काम क्या है, ध्वनि तरंगों का संचरण कंपन के रूप में, यही तो काम था। तो यहां पे जो है इसी भाग में, ये मैं पहले एक पॉइंट और लिखा रहा हूं, इसी भाग में कर्ण अस्थियां पाई जाती है, कर्ण अस्थियां पाई जाती हैं, जो ध्वनि तरंगों का कंपन के रूप में संचरण करते हैं। तो ये काम कौन कर रहा है, ध्वनि तरंगों का कंपन के रूप में संचरण कर्ण अस्थियां कर रही है, कंपन के रूप में संचरण करती हैं। ये पॉइंट आपको लिखना है, और साथ ही साथ कंपन की तीव्रता को, इंटेंसिटी को भी बढ़ा देती है, ये भी कर्ण अस्थियां करती है। अब कर्ण अस्थियां कितनी प्रकार की होती है ये आपको पता है, 3 प्रकार की होती है। मेलियस है ना, प्रत्येक कान में 3 अस्थि होती है, मेलियस, इनकस और स्टेपीज। यहां पे स्टेपीज की बात करूं तो ये सबसे छोटी हड्डी है, सबसे छोटी हड्डी, ठीक है। और यहाँ पे मेलियस जो है वो हैमर से हथौड़ाकार होती है, ये चीजें आप लिख सकते हैं। तो कर्ण अस्थियां 3 होती है, मेलियस, इनकस, स्टेपीज। एक कान में 3 होती है, इसमें भी मेलियस, इनकस, स्टेपीज है, इसमें भी मेलियस, इनकस, स्टेपीज है, टोटल 6 हो जाएगी, 3 जोड़ी अपन कह सकते हैं। याद रख लेना, स्टेपीज सबसे छोटी हड्डी है। अब कर्ण अस्थियां जो ध्वनि तरंगों का कंपन के रूप में संचरण करती हैं, और इस कंपन के परिणाम को भी, तीव्रता को भी बढ़ाने का काम करती है। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसमें वायु से भरी गुहा, वायु से भरी गुहा, गुहा का मतलब समझते हैं केविटी, वायु से भरी गुहा जिसे टिम्पेनम कहते हैं। क्या कहते हैं? टिम्पेनम
कहते हैं मध्यकरण को बाह्यकरण से अलग करती है। मध्यकरण को बाह्यकरण से अलग करती है। सारे यहाँ पे पॉइंट लिखाने वाले हैं। आप सोचेंगे सर लिखा है, कुछ नहीं। जो पॉइंट बोल रहा हूँ मैं साथ साथ समझा रहा हूँ, इसमें इतना कुछ है ही नहीं। जहाँ पे मुझे लगेगा कि यहाँ पे बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, मैं खुद बता दूंगा, ठीक है। तो अब लिखते जाओ, बस इन पॉइंट को याद करना है और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। और सवाल इसमें से बनेगा, इतना कंफर्म कह रहा हूँ, ठीक है। तो जो बता रहा हूँ उसको लिखते जाओ। टिम्पेनम कहते हैं और ये मध्यकरण को बाह्यकरण से अलग करता है। अब यहाँ पे टिम्पेनम के अलावा इसी भाग में एक और चीज पाई जाती है और उसको अपन कहते हैं यूस्टेकियन नलिका, है ना। इसके अंदर एक और चीज पाई जाती है जिसको अपन क्या कहते हैं, यूस्टेकियन नलिका। इसी भाग में यूस्टेकियन नलिका पाई जाती है, जो मध्यकरण व बाह्य मध्यकरण के दाब, या ऐसे लिख दो मध्यकरण व, समझ आओगे, मध्यकरण व बाह्य दाब के मध्य संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है। इसी यूस्टेकियन नलिका यानी कि इसका एक सिरा ग्रसनी में खुलता है, जो सामान्यतः बंद रहता है, इस पॉइंट को समझ पा रहे हैं। मैंने कहा कि यूस्टेकियन नलिका, आपसे सवाल पहले बात तो ये पूछेगा कि यूस्टेकियन नलिका कान के किस भाग में पाया जाता है, मध्यकरण। फिर अगर वो डीप जाना चाहेगा कि यूस्टेकियन नलिका का काम पूछ लेगा, तो ये आपके मध्यकरण और बाहर का जो वातावरण है उसके अंदर जो दाब का डिफरेंस है उसको मेंटेन करना, बैलेंस करने का काम करती है। यानी कि बाह्य दाब या वातावरणीय दाब और मध्यकरण के दाब के बीच संतुलन का काम करेगी। दोनों का प्रेशर एकदम बैलेंस होना चाहिए और ये बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि आपने जब देखा होगा, जब हम बहुत ऊंचाई वाले स्थानों पे जाते हैं तो ऊंचाई पर जाने पर प्रेशर कम होता है। ये चीज जनरल चीज है कि ऊंचाई तरफ अपन जाते हैं तो वहां पे दाब कम होता है, ऊंचाई की तरफ जैसे जैसे बढ़ते हैं दाब कम होता जाता है। तो अब अंदर तो जो मध्यकरण के अंदर का जो दाब है वो तो अधिक है, क्योंकि अपन पहले नीचे थे तो वो उसके हिसाब से बैलेंस था। अब जैसे ही अपन ऊपर चले गए तो वहां बाहर क्या हो गया, बहुत दाब कम हो गया और उस वजह से हमारे कान के अंदर दर्द होता है, खून आता है, ये सारी समस्याएं हमारे साथ होती है। ठीक है सर, समझ गए। सर हमें ये बताओ कि आप कहते हो कि यूस्टेकियन नलिका जो है वो इसके बीच संतुलन का काम करेगी, तो फिर वो दर्द क्यों हुआ, उसका रीजन क्या है? तो उसका रीजन सिंपल सा है कि ये एकदम से काम नहीं करती। एकदम से मतलब मैंने यहाँ पे बताया कि इसका एक सिरा ग्रसनी में खुलता है, यानी कि इसका एक सिरा ग्रसनी में, वो वहां पे प्रेशर को कम ज्यादा करने का काम करता है। ग्रसनी में खुल करके शायद वायु को वहां पे छोड़ता होगा। तो ये जो सिरा ये सामान्य तो क्या रहता है, बंद रहता है। यानी जैसे आप ऊंचाई के स्थान पर बढ़े तो ये अचानक से नहीं खुलेगा। जब इसको सारी सिचुएशन पता चलेगी फिर ये धीरे धीरे खुलेगा और धीरे धीरे इसको मेंटेन कर लेगा। और कुछ समय बाद जब आप ऊंचाई पर चले जाएंगे तो वो धीरे धीरे सारी चीजें आपकी ठीक हो जाएगी। समझ रहे मेरी बात को? तो ये आपको ध्यान रखना है। एक पॉइंट आप ऐसे लिख लो कि जब हम ऊंचाई वाले स्थान पर जाते हैं, अत्यधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर जब हम जाते हैं, एक मिनट, अत्यधिक ऊंचाई पर कर्ण में उत्पन्न तीव्र दर्द, आपको दिखाई तो दे रहा ना, तीव्र दर्द वायु दाब में असंतुलन के कारण होता है। वायु दाब में असंतुलन के कारण होता है
वायु दाब में असंतुलन क्या हुआ, ये चीज तो आप समझ गए। बाहर का जो दाब है वो क्या है, कम, और अंदर मध्य कर्ण का जो दाब है वो क्या है, ज्यादा है। ठीक है, यूस्टिक नलिका तत्कालिक रूप से नहीं खुल पाती है। ये बातें हैं, बताओ। अगर इसमें कोई डाउट तो मुझे बता सकते हैं आप। पहले स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं एक बार वापस समझाऊं। सबसे पहले मध्यकरण का काम क्या है, बहुत सिंपल। जो ध्वनि तरंगे हैं उनका कंपन के रूप में आगे प्रसारित करना, आगे संचरित करना। ठीक है, अब ये जो संचरण है ये काम कौन करेगा, क्योंकि मध्य कर्ण के अंदर ही कर्ण अस्थियां पाई जाती है। तो कर्ण अस्थियां कान के किस भाग में होती है, मध्य कर्ण में। कर्ण अस्थियां कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की, मेलियस, इनकस, स्टेपिस। एक कान में 3, दूसरे में भी 3, यानी कि 3 जोड़ी होगी, टोटल 6 हो गई। ठीक बात। अब यहाँ पे मेलियस है, इनकस है, स्टेपिस है। अब यहाँ पे ये देखना है कि यही कर्ण अस्थियां, जो काम मध्य कर्ण का जो काम है ना, ध्वनि तरंगों का कंपन के रूप में आगे प्रसारित करना, संचरित करना, वो काम कर्ण अस्थियां कर रही है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसके अंदर जो है, इसके अंदर पाई जाती है टिम्पेनम, एक वायु से भरी गुहा जिसे अपन टिम्पेनम कहते हैं। ये बाह्य कर्ण को मध्य कर्ण से अलग करने का काम करेगी। तीसरी चीज इसमें पाई जाती है यूस्ट्रेकियल नलिका। यूस्ट्रेकियल नलिका का भी काम समझ लो। ये क्या करेगी, आपके बाहर का जो दाब है और मध्य कर्ण के, मध्य कान के अंदर का जो दाब है, उन दोनों दाबों के बीच संतुलन का काम करेगी, दोनों के बीच बैलेंस बनाने का काम करेगी। कैसे बैलेंस बनाएगी, क्योंकि इसका जो एक सिरा है वो ग्रसनी की तरफ खुला रहता है, ग्रसनी में खुलता है। ग्रसनी क्या होती है, वही फेरिंक्स, उसमें खुलता है। अब वहां पे ये सिरा सामान्यतः बंद रहता है, नॉर्मल कंडीशन में जब आपका दाब संतुलित है तो वो बंद रहेगा। अब मान लो आप ऊंचाई वाले जगह पे चढ़ गए, तो ऊंचाई वाले जगह पे चढ़ेंगे तो बाहर का दाब कम हो जाएगा, क्योंकि ऊंचाई की तरफ जाने पर दाब कम होता है, तो बाहर का दाब तो कम है, और मध्य कर्ण का दाब तो ज्यादा है ना, वो तो ज्यादा है, अंदर अपन नीचे से आ रहे हैं उसके हिसाब से सेट है, तो मध्य कर्ण का दाब ज्यादा है। अब दाब के अंदर क्या हो गया, असंतुलन, और इसकी वजह से कान में दर्द उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। तब आपका डाउट होता है कि सर तो यूस्ट्रेकियल नलिका ने संतुलन क्यों नहीं किया। तो फिर से मैं उसी चीज पे वापस ले जाता हूं कि इसका एक सिरा जो ग्रसनी की तरफ खुलता है वो अचानक से नहीं खुलता, उसमें थोड़ा सा उसको समय लगता है, और इस वजह से आपको वो दर्द की अवस्था आती है। ठीक, ले लो स्क्रीनशॉट ले लो। अब अपन पढ़ेंगे आंतरिक कर्ण को। 3 चीजें याद रखनी है, कर्ण अस्थियां पाई जाती है, टिम्पेनम पाई जाती है, यूस्ट्रेकियल नलिका पाई जाती है। तीनों का काम क्या है, कर्ण अस्थियां क्या होती है, ये देख बस। डन है, बताओ डन है, इतनी बातें डन है कि नहीं, बताइए। बेटा अब अपन आंतरिक कर्ण को पढ़ेंगे। बाह्य कर्ण और मध्य कर्ण में किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, बहुत सिंपल है। इतना इजी सवाल आएगा, आपको डरने की जरूरत नहीं है। जितना मैं पढ़ा रहा हूं ना, बस आप विश्वास करके उतना याद कर लो, सवाल हो जाएगा। ठीक है, इतना इजी सवाल आएगा, बहुत इजी आएगा। चलो अब अपन पढ़ रहे हैं आंतरिक कर्ण, इंटरनल ईयर, आंतरिक कर्ण। ये चीज तो मैंने आपको बताई थी कि एक अस्थिल और झिल्लीमय भाग, अस्थिल व झिल्लीमय संरचना। ये चीज मैं आपको बता चुका हूं कि एक अस्थिल व झिल्लीमय संरचना है। अब यहां पे आपको ये देखना है कि ये जो आंतरिक कर्ण है, इसको अपन ने गहन बोला था, लैब्रियांत बोला था, या नाल इसको अपन कह सकते हैं। तो इसमें 2 प्रकार की नाल होती है। इसमें किसमें, आंतरिक कर्ण में 2 प्रकार की नाल पाई जाती है, 2 प्रकार की नाल पाई जाती है। वो 2 प्रकार की नाल कौन सी हो जाएगी, एक तो बोनी लेब्रियंथ और एक मेम्ब्रेनस लेब्रियंथ, यानी कि एक तो अस्थिल नाल या गहन,
और एक झिल्लीमय। या कला, कला झिल्ली को ही कला बोलते हैं तो कला नाल। इंग्लिश में इसको बोलते हैं मेम्ब्रेनस, मेम्ब्रेनस लेब्रियंथ, और इसको बोलते हैं बोनी लेब्रियंथ, बोनी लेब्रियंथ। ठीक बात। ये दो प्रकार की नाल होती है। कैसे होती है ध्यान से समझो, एक डायग्राम से समझोगे तो ये थोड़ा सा और ज्यादा क्लियर हो। तो ये बाहर की तरफ जो दिख रही है ये वाली और ये वाली, ये तो है आपकी अस्थिल नाल, ये तो हो जाएगी आपकी अस्थिल नाल। ये भी क्या हो जाएगी आपकी अस्थिल नाल। और ये जो बीच वाली है ना, ये है आपकी कला नाल या मेम्ब्रेनस लेब्रियंथ। अब इनके अंदर जो फ्लूइड भरा रहता है ना, इनके अंदर, इसको बोलते हैं पेरिलियम, परिलसिका। क्या बोलते हैं? परिलसिका। और इसके अंदर जो भरा रहता है, इसके अंदर ये जो फ्लूइड है, ये फ्लूइड आपका कहलाता है एंडोलिफ, अंतरलसिका। इसको क्या बोलते हैं? अंतरलसिका, एंडोलिफ। इंग्लिश वालों लिख लो एंडोलिफ और पेरिलिफ। ठीक है, तो ये इसको समझने का तरीका है कि दो प्रकार की नाल इसमें पाई जाती है। अस्थिल नाल बीच में मेम्ब्रेनस या कला नाल, और अस्थिल नाल के अंदर जो है परिलसिका, और इसके बीच में जो है वो आपका अंतरलसिका हो जाएगा। ठीक है, इतनी बातें समझ पा रहे हो? ठीक है, तो अब आपसे कोई सवाल पूछ ले कि नाल में मौजूद तरल क्या कहलाता है, अगर स्पेसिफिक पूछे कि अस्थिल नाल में मौजूद तरल क्या कहलाता है, परिलसिका। मेम्ब्रेनस नाल में मौजूद तरल क्या कहलाता है, अंतरलसिका। लेकिन आपसे पूछ ले इन नालों के अंदर पाया जाने वाला तरल क्या कहलाता है, तो वो लसिका, कॉमन लसिका। भाई अंतरलसिका परिलसिका, तो वो लसिका हो जाएगा। तो ये भी नोट कर लेना, इन नाल में पाया जाने वाला तरल लसिका कहलाता है। वो पोटेशियम आयन से प्रचुर होता है। ये बहुत डीप है, वैसे नहीं जाना है, लेकिन लिख लो, लिखना चाहो तो लिख लो। अब ये तो होगी अलग से बात कि हमने पहले बताया कि ये अस्थिल और झिल्लीमय संरचना है, तो कैसे अस्थिल और झिल्लीमय है ये मैंने आपको बताने की कोशिश की। अब हम पढ़ेंगे आंतरिक कर्ण जो होते हैं ना, इसको हम दो भागों में बांटेंगे। जैसे बाह्य कर्ण को हमने दो भागों में बांटा, वैसे आंतरिक कर्ण को भी दो भागों में बांटेंगे। पहले इसका स्क्रीनशॉट लो। बेटो आंतरिक कर्ण भी मिट गया क्या? चलो, अब हमने आंतरिक कर्ण को तीन भागों में बांटना है। आज थोड़े से मेरे वर्ड मिस हो रहे, बीच में सही से बोल नहीं पा रहा हूं, तो माफ कर देना, क्योंकि पता नहीं कभी कभी मुझे क्या हो जाता है, सही से वर्ड नहीं निकल पाते। ठीक है, आंतरिक कर्ण दो भाग है इसके। दो भाग कौन कौन से हैं? एक होता है वेस्टिब्यूलर, वेस्टिब्यूलर अपार्टस, वेस्टिब्यूलर अपार्टस। अरे सर फिर से इंग्लिश शुरू नहीं, हिंदी में कहते हैं प्रघाण तंत्र। ये याद रख लो, मैंने क्या करना है, जो याद रखना है वो रखो, मैं तो दोनों बता दूंगा। एक होता है वेस्टिब्यूलर अपार्टस और दूसरा होता है प्रघाण तंत्र। दूसरा भाग, मतलब दूसरा नहीं, इसी को हिंदी में कहते हैं। दूसरा जो भाग होता है वो होता है कोक्लिया। क्या होता है? एक मिनट, कोक्लिया। कोक्लिया हिंदी में बताओ सर। ये लो हिंदी, हिंदी की क्या टेंशन ले लो, ये लो हिंदी में कोक्लिया। ठीक है, तो आंतरिक कर्ण के कितने भाग हो गए? दो। कौन कौन से? वेस्टिब्यूलर अपार्टस या प्रघाण तंत्र, और दूसरा कोक्लिया, दूसरा कोक्लिया। अब यहां पे वेस्टिब्यूलर अपार्टस के फिर से दो भाग हो जाएंगे। वेस्टिब्यूलर अपार्टस के फिर से दो भाग हो जाएंगे। एक होती है अर्ध वर्तुल नलिका, अर्ध वर्तुल नलिका, और दूसरा भाग हो जाएगा ओटोलिथ के अंग, ओटोलिथ ऑर्गन।
इसके फिर से दो भाग हो जाएंगे। अर्धवर्तुल नलिका, सेमी सर्कुलर ट्यूब्स, है ना, यही तो कहेंगे, सेमी सर्कुलर कैनाल्स कह सकते हैं, ट्यूब कह सकते हैं। और दूसरा हो जाएगा ओटोलिथ ऑर्गन। अब ओटोलिथ ऑर्गन के अंदर भी दो भाग है, सेक्यूल, और वो बाद में लिख देंगे, कोई बात नहीं, यूट्रिक्यूल और सेक्यूल लिख लो फिर, यूट्रिक्यूल और सेक्यूल, ठीक है, यूट्रिक्यूल और सेक्यूल। कोक्लिया, कोक्लिया को अलग से पढ़ेंगे, पहले इतना लिख लो, पहले इतना क्लासिफिकेशन समझ लो, फिर अपन इसके बारे में अलग अलग पढ़ेंगे। भाई अर्धवर्तुल नलिका क्या काम करती है, ओटोलिथ ऑर्गन क्या काम करते हैं, कोक्लिया क्या काम करता है, एक एक को पढ़ेंगे। लेकिन पहले ये डायग्राम सेट करो अपने दिमाग में। जैसे इनको मैं अगर यहीं पे समझाऊं तो अर्धवर्तुल नलिका जो है ये प्रत्येक कान में 3 होती है, प्रत्येक कर्ण में 3, ठीक है। इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 3, प्रत्येक कर्ण में 3 होती है। और अगर मैं बात करूं अर्धवर्तुल नलिका की, तो इसका जो काम होता है, इसका काम होता है स्टैटिक गतिक साम्यावस्था बनाए रखना, ठीक है। इसका जो उभार है वो क्या कहलाता है, अर्धवर्तुल नलिका का उभार क्या कहलाता है, एम्पुला, उसको कहते हैं एम्पुला। और इसका जो कार्य है वो क्या हो जाएगा, गतिक साम्यावस्था बनाए रखना है, गतिक साम्यावस्था बनाए रखना। यूट्रिक्यूल और सेक्यूल, इन दोनों भागों की बात करूं तो इनके जो उभार है, यूट्रिक्यूल और सेक्यूल, ये ओटोलिथ ऑर्गन के अंदर दो क्षेत्र होते हैं, यूट्रिक्यूल और सेक्यूल, और इनके जो उभार है उसे कहते हैं मैक्यूला। क्या कहते हैं, जैसे ये एम्पुला, वो मैक्यूला। तो अर्धवर्तुल नलिकाओं के उभार को एम्पुला कहते हैं, और ओटोलिथ ऑर्गन के उभार जो है, ये यूट्रिक्यूल और सेक्यूल भाग के उभार जो है उसको अपन मैक्यूला कहते हैं। और ये स्टैटिक साम्यावस्था बनाए रखने का काम करेगा। ओटोलिथ ऑर्गन जो है ये स्टैटिक मतलब एक जगह खड़े हैं तो उस समय जो साम्यावस्था बनाए रखने का काम करेगा वो ये है, स्टैटिक साम्यावस्था बनाए रखता है। ये वेस्टिबुलर अपार्टस हो गया, इसमें इतना ही है। वेस्टिबुलर अपार्टस में इतना ही है। वेस्टिबुलर अपार्टस के दो भाग, सेमी सर्कुलर कैनाल, ओटोलिथ ऑर्गन, अर्धवर्तुल नलिका, ओटोलिथ ऑर्गन। अर्धवर्तुल नलिका जो है वो प्रत्येक कान में 3 होती है। अर्धवर्तुल नलिका का जो उभार है उसको एम्पुला कहते हैं। अर्धवर्तुल नलिका का काम क्या है, गतिक साम्यावस्था बनाए रखना। ओटोलिथ ऑर्गन के अंदर 2 क्षेत्र होते हैं, सेक्यूल और यूट्रिक्यूल, और इनके जो उभार है उसको मैक्यूला, और इनका जो काम है वो है स्टैटिक साम्यावस्था बनाए रखना। बताओ ऐसे पढ़ोगे तो क्या इन चीजों को भूल पाओगे? मेरे हिसाब से तो नहीं। इसे कहते हैं फ्लो चार्ट से पढ़ना, शॉर्ट नोट से पढ़ना, यही है शॉर्ट नोट्स। इससे शॉर्ट कुछ नहीं होते बायोलॉजी में, आप इससे शॉर्ट क्या करोगे? ठीक है, तो ये आपका वेस्टिबुलर अपार्टस। अब अपन बात करेंगे कोक्लिया के बारे में। अब अपन किसके बारे में बात करेंगे? कोक्लिया के बारे में। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सबसे पहले कोक्लिया के बारे में अगर हम जानकारी इकट्ठा करना चाहें तो पहली बात, अत्यधिक कुंडलित भाग, अत्यधिक कुंडलित भाग। दूसरा बात, वास्तविक श्रवण क्रिया से संबंधित भाग। पहला है अत्यधिक कुंडलित भाग, दूसरा है वास्तविक श्रवण क्रिया से संबंधित भाग। अब ये जो कोक्लिया है इसके अंदर 2 विशेष प्रकार की झिल्ली पाई जाती हैं,
आधारीय झिल्ली और रेसेंसर झिल्ली। तीसरा पॉइंट, इसमें उपस्थित आधारीय झिल्ली यानी बेसल मेम्ब्रेन व रेसेंसर्स झिल्ली, रेसेंसर्स झिल्ली अंदर की तरफ 3 चैम्बर का निर्माण करती हैं, 3 चैम्बर का निर्माण करती है। अब वो 3 चैम्बर कौन से हैं? 3 चैम्बर कौन से हैं? स्केला वेस्टिब्यूलाई, स्केला वेस्टिब्यूलाई, स्केला मीडिया और तीसरा हो जाएगा स्केला टिम्पेनी। ये वो 3 चैम्बर है, ये वो 3 चैम्बर है, स्केला वेस्टिब्यूलाई, स्केला मीडिया और स्केला टिम्पेनी। ठीक है, ठीक है, इतनी बातें, इतनी बातें ठीक है। अब कोक्लिया जो होता है ना, इसी भाग में एक जो कोर्टी के अंग है, कान से संबंधित संरचना, वो इसी भाग के अंदर पाए जाते हैं। कोर्टी के अंग कहाँ पाए जाते हैं? कोक्लिया के अंदर। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें भी हमें आपको बताते चल रहा हूं। चलो ले लो इसके स्क्रीनशॉट ले लो। ये अपना डन है, ये अपना डन है। कोक्लिया के बारे में 3 बातें याद रखनी, 3 ही तो है, बिल्कुल 3 ही। पहला, अत्यधिक कुंडलित भाग। दूसरा, वास्तविक श्रवण क्रिया से संबंधित भाग। तीसरा, इसके अंदर आधारित झिल्ली और रेसेंसर्स झिल्ली पाई जाती है और वो अंदर की तरफ 3 चैम्बर, 3 कोष्ठकों का निर्माण करती है। वो 3 कोष्ठक कौन कौन से हैं? स्केला वेस्टिब्यूलाई, स्केला वेस्टिब्यूलाई, स्केला मीडिया, स्केला टिम्पेनी। 3 प्रकार के कोष्ठक बनाती है। कोर्टी के अंग जो है एक संरचना है कान की, वो भी कोक्लिया वाले भाग में ही पाई जाती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। अब एक चीज और छोटी बूढ़ी है, वो लिखना चाहो तो आप लिख लो, इसके आगे लिख लो, मेरे पास जगह नहीं है। इसके अलावा वेस्टिब्यूलाई में लिखो, ये प्रघाण तंत्र की ओर मौजूद होता है। प्रघाण तंत्र, ये प्रघाण तंत्र जो अपने पढ़ा था ना, वेस्टिब्यूलर अपार्टस, ये इसकी तरफ उपस्थित होता है ना। अपन कैसे पढ़ रहे हैं? देखो, सबसे पहले बाह्यकरण, फिर मध्यकरण, फिर आंतरिकरण। आंतरिकरण में भी पहले वेस्टिब्यूलर अपार्टस आएगा, फिर कोक्लिया आएगा, फिर कोक्लिया आएगा। अब कोक्लिया के अंदर 3 चेंबर है ना, उसमें वेस्टिब्यूलर अपार्टस जो है ना, वो इसकी तरफ है, प्रघाण तंत्र की तरफ। तो ये लिख लो, प्रघाण तंत्र की तरफ मौजूद होता है। और इसमें एक गोल छिद्र होता है, इसी में लिख लो, इसके अलावा वेस्टिब्यूलाई में इसमें गोल छिद्र होता है, इसमें एक गोल छिद्र होता है जिसको कहते हैं फेनेस्ट्रा ओव्यूलिस। ऊपर लिख देता हूं मैं, फेनेस्ट्रा ओव्यूलिस। एक गोल छिद्र होता है जिसे कहते हैं फेनेस्ट्रा ओव्यूलिस। इसी छिद्र में आकर के स्टेपीज अस्थि जुड़ती है। कान की 3 अस्थियां थी ना, तो वो स्टेपीज अस्थि इसी छिद्र में आकर के जुड़ती है। ठीक है, लिख लो ये पॉइंट। इसके अलावा वेस्टिब्यूलर में क्या लिखोगे? ये प्रघाण तंत्र की ओर मौजूद होती है। इसमें गोलाकार छिद्र होता है जिसको अपन कहते हैं फेनेस्ट्रा ओव्यूलिस, और स्टेपीज अस्थि इसी में आकर जुड़ती है। ठीक है, फिर इसके अलावा मीडिया में कुछ नहीं लिखना। इसके अलावा टिम्पेनी में एक बात आप और लिख सकते हैं, जैसे उसमें फेनेस्ट्रा ओव्यूलिस था, उसी प्रकार इसमें फेनेस्ट्रा राउंडिस। इसमें क्या है? फेनेस्ट्रा राउंडिस, और ये मध्यकरण की तरफ खुलता है। चलो, इतनी बातें आपको इसमें याद रखनी थी, इससे बाहर ज्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना। ठीक है, इतनी बातें सफिशिएंट है आपके एग्जाम में। लगभग मैं कह सकता हूं इससे बाहर सवाल नहीं जाएंगे, और जाएगा तो फिर वो कहीं से भी आ सकता है ना। फिर उसकी कोई अपन ये नहीं कह सकते कि वहां से आ गया, ये नहीं। अगर आप इतना पढ़ते हो तो आपने अपनी तरफ से पूरा काम कर दिया है, ये समझ लो। ठीक है, तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।